हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे ज्वार के सेकंड पार्ट पे, यानी फर्स्ट पार्ट हो चुका है सोरगम का, बचा हुआ भाग आज बात करेंगे। इसके ऊपर आज कंप्लीट लगभग हो जाएगा ये भी। तो अपना रहता है सेकंड पार्ट है सोरगम या ज्वार। सोरगम का सेकंड पार्ट यानी दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हो चुका है उन्नतशील प्रजाति तक। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? सर्वात के अंदर उन्नतशील प्रजाति तक हो चुका है। अब बात करेंगे इसके अंदर सेकंड पार्ट में रहता है बीज दर व बीजोपचार। बीज दर व बीजोपचार यानी कितनी सीड रेट चाहिए ज्वार के लिए, अलग अलग रहेगी। इसके अंदर भी चारे वाले के लिए अलग रहेगी, दाने वाले के लिए अलग रहेगी, देसी किस्मों के लिए भी। तो इसके अंदर रहता है बीज दर। देखा जाए तो बीज दर के अंदर अगर अनाज वाली फसलों के अंदर देखा जाए, जो अनाज की प्रजाति है उसके लिए सीड रेट कितना रहता है। उसके बाद दाना प्लस चारे के लिए कितना रहता है सीड रेट। उसके बाद 3 नंबर पे ये रहता है कि जो बहु कटाई का मतलब ये रहता है कि 1 से 2 या 3 से ज्यादा कटाई करने वाली प्रजाति की सीड रेट कितनी रहती है। तो अनाज वाली प्रजाति है जो अनाज खाने के लिए रूप में यूज किया जाता है, उसके लिए सीड रेट रहता है 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। उसके बाद अगर चारे व दाने वाली पूछा जाए तो उसका रहता है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर बहुकटाई चारे वाली प्रजाति रहती है तो इसके लिए सीड रेट रहता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर रहता है। उसके बाद अगर बात करें बीजोपचार की, यानी बीज दर हो चुका है, अब बात करेंगे बीजोपचार की, यानी बुआई से पूर्व बीजोपचार किससे किया जाता है जिससे कि अन्य कीट व रोगों के लिए से उपचारित रह सके। तो बीजोपचार के अंदर बीजोपचार में करेंगे बात कि जो ज्वार की सीड रेट है उसको उपचारित बुआई से पूरा उपचार कैसे करेंगे। तो इसके अंदर 2 काम में लिया जाता है। पहला रहता है थायरम से भी उपचारित लगभग इसके अंदर दलहनी फसलों के अंदर भी लगभग थायरम का उपयोग किया जाता है। अनाज वाली के अंदर भी किया जाता है। थायरम की मात्रा कितनी रहती है? 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। दूसरा उपचारित किससे कर सकते हैं? ट्राइकोडर्मा से भी इसकी मात्रा रहती है 6 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर सकते हैं। ये था बीज दर व बीजोपचार। अब सेकंड नंबर पर बात करेंगे अपने कि बुआई का समय क्या रहता है ज्वार के अंदर। बुआई का समय व विधि यानी कतारों की दूरी r/p कैसे रहती है, कितनी रहती है, गहराई कितनी है। तो इसके अंदर बात करेंगे बुआई का समय। अगर बुआई के समय की बात की जाए तो इसके अंदर बुआई का समय रहता है जून का अंतिम सप्ताह रहता है। जून का अंतिम सप्ताह है, यानी वर्षा के टाइम अपने इसकी बुआई कर सकते हैं। जून का अंतिम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। अगर इसके अंदर बात की जाए बहुकटाई चारे वाले की या गर्मी के दिनों में शुष्क जहां सिंची क्षेत्र होता है, पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है, तो सिंची क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है। लगभग गर्मियों के अंदर यानी मार्च के अंदर इसकी बुआई अपने कर सकते हैं। अब आ गया बुआई का समय आ चुका है। बुआई की विधि यानी उसकी बुआई की विधि के अंदर क्या रहता है कि इनके कतार से कतार की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी या गहराई कितनी रहती है। तो विधि के अंदर r/p, r का मतलब क्या होता है? कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की दूरी, और p का अर्थ क्या होता है? पौधे से पौधे की दूरी। तो इनका
15 सेंटीमीटर। और अगर इनकी गहराई पूछी जाए कि गहराई कितनी, गहराई के ऊपर ज्वार के बीजों की बुआई की जाती है, तो गहराई रहती है इसकी 1.5 से 2 मीटर तक आप गहराई तक इसकी बुआई कर सकते हो। ये रहता है बुआई का समय व विधि। बुआई का समय व विधि के बाद 3 नंबर पार्ट में आता है अपना, 3 नंबर में बात करेंगे आप खाद व उर्वरक, यानी कितना गोबर की खाद चाहिए और कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है। खाद व उर्वरक, खाद व उर्वरक के अंदर बुआई के 15 से 20 दिन पूर्व, यानी बुआई के कितने दिन पूर्व, 15 से 20 दिन पूर्व, बुआई के 15 से 20 दिन पूर्व, 15 से 20 दिन पूर्व FYM डाल दें, यानी गोबर की खाद। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इसके अंदर बता चुका हूं 0.5% FYM में नाइट्रोजन रहता है 0.5, फास्फोरस रहता है 0.25 और पोटास रहता है 0.5%। ये रहता है NPK FYM गोबर की खाद के अंदर। और ज्वार के अंदर इसकी मात्रा डाली जाती है FYM की 15 से 20 टन प्रति हेक्टर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टर। FYM की बात की जाए तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टर मात्रा दी जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी रहती है इसके अंदर। नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर रहती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। और फास्फोरस की मात्रा देख पूछी जाए तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसके अंदर आप उपयोग कर सकते हो। पोटास की मात्रा भी लगभग 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर मात्रा रहती है। ये रहता है खाद व उर्वरक। इसके अंदर अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद व उर्वरक के बाद नेक्स्ट इसके अंदर रहता है सिंचाई, यानी ज्वार के अंदर कितनी जलमांग है, कितनी सिंचाई है, तो सिंचाई की मात्रा कितनी रहती है, कब करनी चाहिए। अगर वर्षा ऋतु में इसकी बुआई की जाती है तो लगभग कम सिंचाई की आवश्यकता रहती है। वैसे ज्वार एक ऐसी फसल है कि इसमें सर्वाधिक जलमांग, यानी बाजरा की अपेक्षा ज्यादा जलमांग इसकी रहती है, ज्यादा पानी इसको चाहिए ज्वार को। सिंचाई की मात्रा पूछी जाए तो कितनी करनी चाहिए, यानी ग्रीष्मकालीन के समय, यानी ग्रीष्म के समय यानी गर्मियों के समय लगभग कितने दिन के अंतराल पर करनी चाहिए, 7 से 10 दिन के अंतराल पर, यानी 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसकी जलमांग कितनी रहती है, ज्वार की जलमांग कितनी है, तो ज्वार की जलमांग रहती है 450 से 650 mm रहती है। इतनी ही जलमांग गेहूं की रहती है। धान की 900 से 2,500 रहती है 2500 तक, और गन्ने की रहती है 1500 से 2500 mm रहती है। तो ये बार बार पूछी जाने वाली जलमांग है, जो मुख्य फसलें उनकी पूछी जाती है। कंपटीशन में जेट हो गया, ICR हो गया, BHU के अंदर पूछी जाती है। सिंचाई के बाद नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक रहता है अपना अंतरा कृषि। अंतरा कृषि भी कह सकते हो आप इसे, अंतरा कृषि या इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग भी कहा जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग के अलावा यानी निराई गुड़ाई कहा जाता है, जिसके अंदर कब कब करनी चाहिए निराई गुड़ाई, तो ज्वार के अंदर निराई गुड़ाई सिर्फ की जाती है कि बुआई होती है तब, यानी बुआई के कितने दिन बाद करोगे आप निराई गुड़ाई। प्रथम निराई गुड़ाई कर दीजिए बुआई के 15 से 20 दिन बाद, बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप बुआई यानी निराई गुड़ाई कर सकते हो ज्वार के अंदर। निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन के बाद हो चुकी है इसके अंदर। अगर निराई गुड़ाई करने के पश्चात खरपतवार कहीं रह भी जाते हैं तो इसके नियंत्रण करने के लिए आप आधा किलोग्राम एट्राजिन का 600 लीटर पानी के अंदर, कितने लीटर पानी के अंदर, 600 लीटर पानी में घोल बनाकर
घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो, घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो। यानी 600 लीटर पानी में घोल बना के इसका आधा किलोग्राम एट्राजिन का घोल बनाना है। यहाँ मैंने एट्राजिन के बारे में एट्राजिन बताया कि एट्राजिन से आप नियंत्रण कर सकते हो। पहले मैंने मेज के अंदर यानी मक्का के अंदर बताया। तो बेटा एट्राजिन का उपयोग हमेशा ज्वार और बाजरा के अंदर, लगभग ज्वार और बाजरा के अंदर ही प्रयोग किया जाता है एट्राजिन का। लेकिन सीमेजिन आता है, सीमेजिन का बारे में बताया, तो वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि किसमें उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हमेशा मक्का की फसल के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सीमेजिन का उपयोग किस फसल से संबंधित है या किस फसल के अंदर उपयोग किया जाता है, तो मक्का के अंदर। अगर एट्राजिन का पूछा जाए तो एट्राजिन का लगभग उपयोग किया जाता है ज्वार व बाजरा के अंदर। ये थी अंतरा कृषि व इंटरक्रॉपिंग। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट अपने बात करेंगे पादप संरक्षण की। कौन सा रहता है? पादप संरक्षण। नेक्स्ट कौन सा रहता है? पादप संरक्षण। अब अपना रहता है लास्ट टॉपिक इसके अंदर पादप संरक्षण। पादप संरक्षण यानी पादप संरक्षण के अंदर पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या इसके अंदर आता है। पादप संरक्षण के अंदर पहला अपना रहता है प्रमुख कीट। प्रमुख कीट पहला रहता है प्रमुख कीट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर प्रमुख रोग, यानी प्रमुख रोग क्या है, डिजीज यानी बीमारी क्या है। तो ज्वार के अंदर प्रमुख कीट कौन से रहते हैं और प्रमुख रोग कौन से हैं। तो प्रमुख कीट की बात की जाए तो इसके अंदर दो प्रमुख कीट हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इसके अंदर पहला कीट कौन सा रहता है? पहला कीट तना मक्खी, तना मक्खी। और दूसरा कीट कौन सा रहता है? तना छेदक। ये इसके प्रमुख दो कीट हैं। और अगर प्रमुख रोग पूछा जाए तो प्रमुख रोग के अंदर पहला रहता है ग्रे शमट, या इसे ग्रे शमट भी कह सकते हो, या इसे दाना कंडवा रोग भी कहा जाता है। दाना कंडवा रोग भी कहा जाता है। तो तना मक्खी और तना छेदक प्रमुख कीट हैं। प्रमुख रोग है ग्रे शमट या दाना कंडवा रोग कहा जाता है। तो अपने चर्चा तना मक्खी पर कर लेते हैं कि तना मक्खी क्या, इसका जूलॉजिकल नाम क्या है। इसका बार बार पूछा जाता है। और जूलॉजिकल नाम क्या, इसके लक्षण क्या है। तो तना मक्खी के अंदर अगर जूलॉजिकल नाम होता है तो इसका होता है एंथ्रीगोना सोकेटा। एंथ्रीगोना यानी ATH, एंथ्रीगोना सोकेटा। एंथ्रीगोना सोकेटा इसका जूलॉजिकल नाम रहता है। लक्षण क्या है? लक्षण पूछा जाए तो इसके लक्षण ये रहता है कि ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर है, यानी जब फसल होती है उसके प्रारंभ अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। लेकिन 3-4 सप्ताह बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लक्षण क्या रहते हैं कि यह इसे अगर कलिका यानी जो फसल की अगर भाग है, अगर कलिका सूख जाती है, अगर कलिका सूख जाती है तो क्या रहता है? सूख जाने पर मर्द यानी डेड हार्ट, मर्द टिश्यू के लक्षण पैदा करती है। मर्द टिश्यू यानी डेड हार्ट के लक्षण पैदा कौन करता है? तना मक्खी यानी प्रमुख कीट है जो ज्वार का। तो इसका कंट्रोल आप किससे कर सकते हो? तो इसका कंट्रोल आप फोरेट से कर सकते हो, फोरेट, या इसका कंट्रोल आप कर सकते हो कार्बोफ्यूरॉन 3G से भी। कार्बोफ्यूरॉन 3G से भी इसका आप कंट्रोल कर सकते हो। अब रहता है कि ग्रे शमट या दाना कंडवा, यानी दोनों कीट के ये रहते हैं। तना छेदक यानी दो तने में छेद करके नुकसान पहुंच जाता है। कंट्रोल नियंत्रण दोनों का सेम रहता है। और ग्रे शमट या दाना कंडवा के अंदर किसके द्वारा फैलता है? ये कवक के द्वारा फैलता है। कौन सा कवक है जो इस रोग को फैलाता है? सर्कोस्पोरा शोरगाई से फैलता है। ये सर्कोस्पोरा शोरगाई से फैलता है। सर्कोस्पोरा शोरगाई से कवक रोग फैलता है इस कवक से। और इसका नियंत्रण किससे किया जाता है?
तो इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल किससे रहता है? तो इसका कंट्रोल रहता है मैनकोजेब 0.2% से आप इसका कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रमुख कीटा रोग हो चुके हैं, इसका नियंत्रण भी हो चुका है। अब अपने बात करेंगे कटाई व मंडाई के ऊपर। कटाई व मंडाई यानी कटाई कब करनी चाहिए, मंडाई कब की जाती है। तो कटाई और मंडाई कब करनी चाहिए ज्वार के अंदर? कटाई कब की जाती है कि चारे वाली फसलों की कब कटाई करनी चाहिए? तो इसके अंदर रहता है कि जो चारे वाली फसलों की कटाई है तो उसमें क्या रहता है कि 45 से 50 दिन के अंदर कटाई की जाती है। लेकिन बहु कटाई यानी 1, 2 या 3 से ज्यादा कटाई वाली फसलों की बहु कटाई के लिए कब करनी चाहिए? तो उसमें बहु कटाई वाली फसलों की प्रथम कटाई की जाती है 50 से 55 दिन के बाद। 50 से 55 दिन के बाद कटाई की जाती है। लेकिन प्रथम कटाई है बहु कटाई वाले की, और जिससे उसके बाद जो प्रत्येक भी कटाई की जाएगी वो दिन रहते हैं 30 से 35 दिन के बाद। जितनी भी कटाई करनी है आप वो इतने दिन के अंतराल पर आप इसके अंदर कटाई कर सकते हो। अब कटाई करने का टाइम दिन तो बता दिया, लेकिन इसके दानों के अंदर नमी कितनी होती है तब कटाई करेंगे। दानों में नमी रहती है जब 25% नमी रहती है तब आप इसके अंदर ज्वार की कटाई कर सकते हो। अब रहता है कटाई या मंडाई का मतलब थ्रेशर से भी कर सकते हो। उसके बाद रहता है इसके अंदर कटाई या मंडाई हो चुका है, अब आ गया इसके अंदर उपज कितनी रहती है? तो देसी किस्मों की उपज रहती है, जो देसी किस्म है इनकी उपज है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। और जो उन्नतशील या उन्नत प्रजातियों की किस्मों की अगर पूछी जाए तो उसके अंदर रहता है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और चारे की पूछी जाए यानी कितना चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, तो चारे की उपज रहती है 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब कटाई भी कर ली, उपज भी प्राप्त होगी, लेकिन इसका स्टोरेज यानी भंडारण पूछा जाए तो कितने प्रतिशत भंडारण प्राप्त, इसके नमी कितनी चाहिए? तो 12 से 15% नमी पर आप इसका भंडारण कर सकते हो। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी टाइम आपको प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।